हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग सैम मानेकशॉ जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों न्यूज़ में है। आपको पता है कि देयर इज़ अ बॉलीवुड एक्टर कॉल्ड विकी कौशल जिन्होंने सैम मानेकशॉ जी के ऊपर बायोपिक बना रहे हैं। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, लेकिन ये शख्स इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का पहला फील्ड मार्शल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, इनका क्या रोल रहा है पाकिस्तान इंडिया के वार में, फिर इनका क्या रोल रहा है इन जनरल इंडियन आर्मी में। ठीक है, इनकी लाइफ बैकग्राउंड क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है विथ रेस्पेक्ट टू हमारी प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल पूछा जा सकता है और एक बेहतर नागरिक बनने के लिए भी इनके लाइफ से बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें मिल सकती है। सो दिस इज़ ए लिटिल डिटेल अबाउट मी। आई एम नज़रुल इस्लाम, आई एम फ्रॉम Assam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My education are from Jamia Millia Islamia, New Delhi. I have mentored people who have been preparing for TGT and PGT. And if you want to know more about me, you can get in touch with me on LinkedIn or Twitter, that is now called as X. So without any further ado, let us begin today's discussion. So Field Marshal Sam Harmus G. Fremji Jamshedji Manekshaw, widely known as Sam Manekshaw or Sam Bahadur, was the chief of the army staff of the Indian Army during the Indo-Pakistan War of 1971. तो इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, ठीक है, वो 1971 के टाइम में आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं एंड द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल के रैंक पे पहली बार किसी को अगर प्रोमोट किया गया था इंडियन आर्मी से, वो सैम मानेकशॉ जी थे। इनका पूरा नाम है सैम हरमुस जी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इनकी पैदाइशी 4 अप्रैल 1914 एंड ही एक्सपायर्ड in 2008 on 27 जून। तो 94 ईयर्स की उम्र में इनकी मतलब परलोक प्राप्ति हो जाती है। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ विक्ट्री ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है, उसमें अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है उस जीत के लिए, जहाँ पर इंडिया की जीत हुई थी, इसकी पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इस एक व्यक्ति को जिनका नाम है सैम मानेकशॉ। अर्ली लाइफ ऑफ सैम मानेकशॉ, व्हाट इज़ द अर्ली लाइफ अगर हम लोग देखने की कोशिश करें। सैम मानेकशॉ वॉज बॉर्न इन अमृतसर ऑन 14 अप्रैल 1914 टू हरमुस जी मानेकशॉ। उनके फादर का नाम एंड मदर का नाम है हिल्ला जी। तो काफ़ी अच्छे फैमिली से थे। हरमुस जी मानेकशॉ ही वॉज अ डॉक्टर, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्लिनिक और फार्मेसी चला रहे थे अमृतसर में। बहुत मतलब अच्छे मतलब वेल टू डू फैमिली से थे ये लोग। और जो मानेकशॉ जी हैं, सैम मानेकशॉ, उनको भी क्या बनना था, डॉक्टर बनना था फादर की तरह, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए लंदन जाना है और मुझे लंदन भेजा जाए। लेकिन उन्होंने फादर ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा यंग हो, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि आपके दोनों जो आपका सिबलिंग्स हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लंदन में, तो उसकी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए सैम मानेकशॉ जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू सभा कॉलेज नाम के एक कॉलेज है जिसका आज के डेट में हिंदू कॉलेज कहा जाता है, अमृतसर में है, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन दिया अप्रैल 1932 में, ठीक है, एट द एज ऑफ 18। एंड हिज फाइनल एग्जाम्स हेल्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पासिंग विद अ 3rd डिवीज़न इन साइंस। तो साइंस में इन्होंने 3rd डिवीज़न के साथ इन्होंने पास किया हिंदू कॉलेज से। और ये इसी वक्त में हम लोग क्या देखते थे, इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी इस्टेब्लिश किया गया था 1931 में। और ये जो कमेटी है, इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मिलिट्री एकेडमी टू ट्रेन इंडियंस फॉर ऑफिसर कमीशंस इन द आर्मी। तो इंडियन लोगों को ऑफिसर पोजीशन में नियुक्त करने के लिए एक ट्रेनिंग के तौर पे काम करेगा, ट्रेनिंग सेल के तौर पे काम करेगा, ठीक है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडियन लोगों को इंक्लूड करना है आर्मी में। तो ये 1913 में हो रहा था,
ठीक है। द कैंडिडेट फॉर द एकेडमी वुड बी सेलेक्टेड फॉर ए 3-year कोर्स बेस्ड ऑन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उस टाइम की जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी वो क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, पास होने के बाद 3 ईयर के एक कोर्स के लिए आपको वो किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक है, आपको शामिल किया जाएगा इस कोर्स में। When the notice for the examination was floated, Sam Manekshaw, in an act of rebellion against his father's refusal, applied for a place and set the entrance exams in Delhi। तो इनके फादर को बोला कि मुझे इसमें ज्वाइन करना है, ठीक है, आर्मी की जो ऑफिसर कमीशन के लिए मुझे ये एग्ज़ाम देना है। उनके फादर ने बड़ा मना किया, लेकिन उन्होंने गुस्से में आके पूरा फादर के अपोजिट में जाके इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, दिल्ली आया और ये एग्ज़ाम लिखा। और ऑन द 1st of October 1932 इन्होंने क्या बोला, ही वॉज वन ऑफ द 15 कैडेट्स टू बी सिलेक्टेड थ्रू ओपन कंपटीशन। इस कंपटीशन के थ्रू जो 15 लोगों को सिलेक्ट किया गया था उसमें से एक व्यक्ति सैम मानेकशॉ थे, ठीक है। मिलिट्री करियर की बात करें, जैसे ही उनका इंडक्शन हुआ, जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ, 3 साल की ट्रेनिंग प्रक्रिया ख़त्म हुई, फिर उनको शामिल किया गया आर्मी में ऑन February 4, 1935। सो ही वॉज पोस्टेड टू द 2nd Battalion रॉयल स्कॉट्स। रॉयल स्कॉट्स नाम के 2nd Battalion में इनको अपॉइंट किया गया, एज इट वॉज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू बी पोस्टेड इन ए ब्रिटिश यूनिट बिफोर बीइंग सेंट टू एन इंडियन यूनिट। तो ये रॉयल स्कॉट ये एक ब्रिटिश यूनिट था, ब्रिटिश आर्मी का यूनिट था। तो कोई भी अगर इंडियन व्यक्ति प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर इंडियन आर्मी का पार्ट बनना चाहता है, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश जो कंटिजेंसी है उसका पार्ट बनना पड़ेगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि बाद में उनको इंडियन जो आपका कैंटन है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। ही वॉज लेटर पोस्टेड टू द 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट स्टेशनड इन बर्मा, वेयर ही वॉज अपॉइंटेड एज अ क्वार्टर मास्टर्स ऑफ हिस कंपनी इन मई 1938। फिर बाद में इनको क्या भेजा जाता है, 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जहाँ कहाँ पर ये बर्मा में, मतलब कि म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। और यहाँ पर ही वॉज द क्वार्टर मास्टर ऑफ हिस कंपनी। तो अपने कंपनी के मतलब जो अपने जो ट्रूप्स का जो एक समूह था, ठीक है, उसमें ही वॉज होल्डिंग द पोजीशन कॉल्ड क्वार्टर मास्टर। जो बाद में जाके फील्ड मार्शल बनने वाले हैं, उससे ही पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ही वुड सी एक्शन इन बर्मा अपॉन द आउटब्रेक ऑफ द 2nd वर्ल्ड वॉर। जैसे ही आपका 2nd वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू होता है, तो बर्मा में जो इसकी जो रिपरकशन है, इसकी जो आपका रिपल इफेक्ट है, वो बर्मा में दिखने लगा। और इस वक्त सैम मानेकशॉ बर्मा में थे। ही वुड सर्व विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग द बर्मा कैंपेन ऑफ 1942, अर्निंग द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफर्ड टू कॉमनवेल्थ सोल्जर्स, द मिलिट्री क्रॉस। तो ये जो आपका ये है रिकॉग्निशन है, द मिलिट्री क्रॉस, ये बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के साथ अगर कोई पास कर रहा है, उनको ये डिग्री दिया जाता है, मतलब ये रिकॉग्निशन दिया जाता है। और बर्मा में रहते हुए, ठीक है, बर्मा में रहते हुए इनकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मतलब इनका जो काम है काफ़ी एफिशिएंटली ये करते हैं, तो ये रिकॉग्निशन मिलती है। अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सैम मानेकशॉ यूनिट 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया। तो इन्होंने बोला कि मुझे कहीं और भेजा जाए, जिसका नाम था 8th गोरखा राइफल। तो ये पहले FFR का पार्ट थे, 12th FFR। तो पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया। तो अब ये पाकिस्तान तो जाने वाले हैं नहीं, तो इन्होंने 8th गोरखा राइफल्स में इनका शामिल हो गया। Before he moved to his new appointment as the commanding officer of the 3rd Battalion, 5 Gorkha Rifles, Pakistani forces infiltrated Kashmir on the 22nd October। तो 1947 की ही बात हो रही है। 1947 में ही हम लोग कहते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस के इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है कश्मीर में। उनका तब से ऑब्सेशन है कि कश्मीर को उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ऑक्यूपाई करना है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये नहीं हो पाता है। और क्योंकि उनका सैम मानेकशॉ का अपॉइंटमेंट होने ही वाला था 5th गोरखा राइफल्स में, उसी वक्त ये सारा चीज़ हो रहा था, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। इस टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी हो रहा था कि जो आपका प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके ऊपर वो दिया गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके आप इंडिया का पार्ट बने, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ द साइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन by the Maharaja of Kashmir, Sam Manekshaw was carrying out aerial surveillance on the
अप्रोचिंग पाकिस्तानी आर्मी। तो सैम मानेकशॉ ये पूरा देख रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के जो आपका टेरिटरी है, जो आपका नेशनल फ्रंटियर है, उसके अंदर घुस तो नहीं रहा है। अगर घुस रहा है तो उसको हमें देखने की ज़रूरत है, उसका हमें क्या करना है, कंटेन करना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ये कड़ी नज़र रख रहे थे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की साइनिंग हो रही थी। It was he who suggested that the Indian army be airlifted into Kashmir to prevent its capture। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करें, एयर के थ्रू आप क्या करें, सारे इंडियन आर्मी के मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोगों को आप कश्मीर भेजें ताकि कश्मीर को पाकिस्तानी लोग कैप्चर ना कर पाए। फिर 1957 में हम लोग कहते हैं ही वॉज सेंट टू द इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन। उनको लंदन भेजा गया कि आप एक हायर कमांड कोर्स करके आए, 1 साल की आपकी ज़रूरत है देश को, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज अपॉइंटेड द जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC 26th इन्फेंट्री डिवीज़न ऑन द 28 दिसंबर 1957। मतलब उनको बहुत बड़े ओहदे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, ठीक है, ये एक पोस्ट होता है जिसमें इनको लंदन से वापस आने के बाद इनको वहाँ पर भेजा गया, मतलब उसमें अपॉइंट किया गया विद द एक्टिंग रैंक ऑफ मेजर जनरल। इनको मेजर जनरल का वो खिताब मिला यहाँ से, ठीक है, एक्टिंग मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे। मानेकशॉ वॉज प्रोमोटेड टू सब्सटेंशियल मेजर जनरल ऑन 1 मार्च 1959। और सब्सटेंशियल हम लोग क्या देखते हैं, बाद में इनको मेजर जनरल के पोस्ट में इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, मेजर जनरल। रोल इन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। तो ये आप कहीं पर भी देखेंगे कि इनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होती है 1971 के जो वॉर हुई थी उसमें इनका कितना भागीदारी है उस पर काफ़ी बात किया गया है। तो व्हेन द डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान वॉज रिजेक्टेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, आपका बंगाली स्पीकिंग लोग थे। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के डेट में जो बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तानी मतलब कि आज के डेट में जो पाकिस्तान है। तो पूरे पाकिस्तान दोनों ही आपका पाकिस्तान का पार्ट था, मगर हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को रूल किया जा रहा था सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से। और वो सारे लीडर जो उर्दू बोलते हैं, जो लीडर्स बंगाली बोलते हैं, उनको कोई वहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं था, उनको उतना ज़्यादा मतलब रिकॉग्निशन नहीं था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो जो ईस्ट बंगाल के रीजन है, मतलब जो आज के डेट में जो बांग्लादेश के रीजन है, वहाँ के लोग डिमांड करने लगे कि हमें ज़्यादा राइट्स दिया जाए, हमारे राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दिया जाए, और सरकार चलाने की जो आपका तरीका है उसमें हमारा क्या हो, आपका पार्टिसिपेशन हो। लेकिन पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तानी जो लोग थे या फिर जो लीडर्स थे, उन लोगों ने ये बात रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट किया तो इन्होंने बोला कि जो अपना बांग्लादेश के जो लोग हैं वो लोग बोले ठीक है, अगर आप माना कर रहे हैं तो ठीक है, हम अलग देश की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वैसे भी हमारे बीच में बड़ा सा एक जोग्राफिकल लैंड है, इंडिया है, उसको क्रॉस करके आप हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें चाहिए आज़ादी। तो अब क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि जो बांग्लादेश के रीजन है, यहाँ पर आपका सेसेशनिस्ट मूवमेंट, मतलब कि पाकिस्तान से टूटने की ये लोग बात कर रहे थे। जोग्राफिकली तो कनेक्टेड थे ही नहीं, जो आपका इमेजिनरी तरीके से जो आपका पाकिस्तान का पार्ट था उससे इनको बाहर निकालना था। इन मार्च द पाकिस्तानी आर्मी रेस्पॉन्डेड टू द सेसेशन मूवमेंट विथ वायलेंस। तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, जो भी मूवमेंट हो रहा था, जो लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत बर्बरता के तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पाकिस्तान के आर्मी या फिर ऑफिशियल्स वो लोग इन पे अटैक करते हैं। दिस एक्शन किल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तानीज एंड फोर्स्ड मिलियंस मोर टू फ्ली इंडिया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो आपका बांग्लादेश के जो लोग थे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम की, तो वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग मारे गए और उन बहुत सारे लोग वहाँ से बचने के लिए हिंदुस्तान में घुस गए। Knowing fully well that the refugee crisis would put a strain on country's economy and presented with an opportunity to outfox its rival, India decided its assist in the formation of the new nation of Bangladesh। तो इंडिया को पता था कि अगर बांग्लादेश में कुछ भी इसी तरीके का होता है तो रेफ्यूजी के जो सिचुएशन होगा वो इंडिया के ऊपर रेफ्यूजी बर्डन बढ़ेगा, इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत है उस पर और ज़्यादा बोझ बनेगा। ये सब पता था, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान को एक लेसन सिखाना बेहद ज़रूरी है। और वो लेसन क्या होगा कि जो बांग्लादेश की जो नए देश बनने की जो मांग है, इस मांग को हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करें और ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, पाकिस्तान काफ़ी वीक हो जाएगा। इसी संदर्भ में जो उस टाइम की जो हमारे गवर्नमेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका नाम इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ठान लिया कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे।
So the India-Pakistan War of 1971 was about to begin. Sam Manekshaw was asked if the Indian Army was ready for Prime Minister Indira Gandhi in April. तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि क्या आपके जो आर्मी है, मतलब सैम मानेकशॉ को पूछा कि आपके जो आर्मी है क्या वो लोग रेडी हैं, ये मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई करें, लेकिन कैन यू टेल मी द आर्मी आर रेडी और नॉट, ठीक है, क्या वो लोग जीत सकते हैं कि नहीं। तो फिर ऐसे में सैम मानेकशॉ जी ने रिप्लाई किया कि मेरे जितने भी सारे जो साथी हैं, आर्मी साथी हैं, वो लोग अलग अलग जगह पे मतलब तैनात हैं, लेकिन अगर मुझे इन तमाम जो आर्मी के फोर्सेस है, अगर मुझे इतना परमिशन दिया जाए कि आई विल डिसाइड व्हाट टू डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वार, ठीक है, वार के टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी पूरी अगर जो आपका फाइनल से अगर मेरे पे हो तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ हम लोग जीतेंगे। तो ही रिप्लाइड दैट मोस्ट ऑफ इट्स आर्मर्ड एंड इन्फेंट्री डिविजन्स वर डिप्लॉयड एल्सवेयर एंड इट वुड टेक टाइम टू मूव देम टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान तक लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, द सैम मानेकशॉ गारंटीड दैट इफ़ ही वॉज टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट ऑन हिज ओन टर्म्स, अगर उनके खुद की मर्जी पे चलाना हो तो विक्ट्री तो गारंटी है। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनको पता था सैम मानेकशॉ की काबिलियत पे उनको कोई शक नहीं था, तो थे कि उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऐसा करें, ठीक है, उनको पूरा छूट दे दिया गया। सैम मानेकशॉ फॉर्मुलेटेड ए स्ट्रेटेजी विच वुड यूज ऑल द 3 सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्मी अलॉन्ग विथ ऑक्सिलरी सपोर्ट फ्रॉम द मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी कौन थे, वो लोग लगभग 75,000 लोग थे बांग्लादेश के, जो लोग गुरिल्ला फोर्स मतलब छुप छुप के वार कर रहे थे, छुप छुप के अटैक कर रहे थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। तो वो जो मुक्ति बाहिनी के जो लोग थे, मुक्ति बाहिनी के लोगों के सपोर्ट के साथ और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों की मदद के साथ सैम मानेकशॉ ने एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाया, ठीक है, ताकि हम जो ईस्ट पाकिस्तान की जो लिबरेशन, ईस्ट पाकिस्तान की जो आपका इंडिपेंडेंस उसको इंश्योर किया जाए। These guerrillas were instrumental in harassing the Pakistani army by destroying supply lines। तो इन्होंने जो भी आपका मुक्ति बाहिनी के लोग थे, ये क्या कर रहे थे, जो पाकिस्तानी आर्मी थे उनकी सप्लाई लाइंस को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कोई अगर आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी तरीके की चीज़ों की सप्लाई जो पाकिस्तान के आर्मी तक पहुंच सकता था, उन सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे मुक्ति बाहिनी ने, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी वीक साबित हो रहे थे। डिसरप्टिंग कम्युनिकेशंस एंड रिलेइंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बैक टू द इंडियन आर्मी। तो ये मुक्ति बाहिनी क्या कर रहे थे, जो कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसको भी डिसरप्ट कर रहे थे, और जितने भी इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन था वो इंडियन आर्मी को दे रहे थे, ताकि दे कैन यूटिलाइज दिस सिचुएशन ऑफ वार बेस्ट फॉर द लाइक in favor of the East Pakistani people. The war officially began on 3rd December 1971 when the Pakistan Air Force bombed the Indian Air Force bases in Western India। तो हम लोग क्या देखते हैं 1971 में वार ख़त्म होता है, जब हम लोग क्या देखते हैं द पाकिस्तानी एयर फोर्स बॉम्ब्ड द इंडियन एयर फोर्स बेसिस इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो आपका इंडिया की जो एयरफोर्स वहाँ पर बम गिराया, लेकिन खैर उसके बाद जो वार है वो ख़त्म हो जाता है। अंडर सैम मानेकशॉ's लीडरशिप द इंडियन आर्मी कैरिड आउट ए combined आर्म्ड स्ट्रेटजी विच इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी रेजिस्टेंस इन द ईस्टर्न थिएटर। तो जो ईस्टर्न साइड में जो भी उनका वार चल रहा था, जो भी ये लोग कोशिश कर रहे थे मुक्ति बाहिनी की और दबाने की या फिर उनको सप्रेस करने की, उसमें वो लोग नाकाम साबित हुए और इंडिया की क्या हुआ, इवेंचुअली विक्ट्री हुआ इधर, ठीक है। With all strategic areas occupied and Dhaka effectively surrounded by the Indian Army on 9th December 1971, Sam Manekshaw implored the Pakistani forces to surrender unconditionally। क्योंकि ढाका को एकदम इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरी तरह से, ठीक है, इंडियन आर्मी के जो है आपका प्रोटेक्शन में थे ये लोग, ठीक है, पूरे स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लिया था। इस टाइम में इन्होंने सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी आर्मी को बोला कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप सरेंडर करें। अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर जो भी रिपरकशन होगा आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। बोला कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको हम लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे और यू विल बी सेव्ड फ्रॉम रेट्रीब्यूशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन। तो ईस्ट पाकिस्तान के पॉपुलेशन के मन में जितने भी अपना गुस्सा है, ठीक है, जो इतना जो एंगर है, उस एंगर से अगर आपको बचाना हो, उसके लिए मैं आपको जवाब देता हूँ कि आपके ऊपर बर्बरता नहीं होगी। तो यही बात उन्होंने क्या किया, जो 11 और 15 दिसंबर को भी ये बात दोहराया है इन्होंने, ठीक है। फिर यूएनएससी की मीटिंग एक बार हुई थी, उसी वक्त यूएनएससी की मीटिंग हुई थी जिसका कोई
पुख्ता कोई रिजल्ट नहीं निकला। द कमांडर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी न्यू देयर वाज नो होप फॉर प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस। तो बोला कि अगर अब जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से जो भी डिमांड आ रही इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात अब हमारे हाथ से निकल चुका है। बेहतर यही है कि हम क्या करें, सैम मानेकशॉ की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। तो 16 दिसंबर के ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये सरेंडर कर देते हैं। विद दिस एक्ट द वॉर हैड ऑफिशियली एंडेड एंड द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज बॉर्न। तो बांग्लादेश की यहाँ पर पैदाइश होती हैं और इसमें पूरा इंडियन गवर्नमेंट की कितना एक्टिव रोल रहा है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आफ्टर द वॉर इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू प्रमोट मानेकशॉ टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल एंड वांटेड टू अपॉइंट हिम एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वॉर के बाद इतना मतलब सक्सेसफुली इन्होंने वॉर को कंक्लूड किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि मानेकशॉ जी को हम क्या करें, फील्ड मार्शल के तौर पे हम प्रोमोट करें और इसके साथ साथ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर भी इनको अपॉइंट करेंगे। लेकिन वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और पॉलिटिकल काफ़ी मतलब चैलेंजेस थी, जिसकी वजह से CDS तो उनको नहीं बना पाया। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये सबसे पहली बार आपने देखा होगा, अभी हाल ही में बना है। मगर पहला CDS कौन है देश का, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। जिनकी पिछले साल एक प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया है, तो आपको बताना है CDS, पहला CDS कौन है इंडिया के, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इनको कोशिश किया कि इनको फील्ड मार्शल और CDS बनाया जाए, लेकिन CDS नहीं बना पाया। इवेंचुअली इनको फील्ड मार्शल की वो मिली। तो इनके वक्त सैम मानेकशॉ जी के अंडर में जो बड़े बड़े जो वार हुआ या फिर बड़े बड़े जो लड़ाई इन्होंने लड़े हैं, उसका अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वॉर के जब आपका वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हुआ उस टाइम ये बर्मा में थे। ठीक है, ये इनका पहला असाइनमेंट था और यहाँ पर उनको काफ़ी बुरी तरह से घायल होना पड़ा ड्यूरिंग हिज फाइट विद जापानीज फोर्सेस एट द सितंग रिवर। आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड वॉर 2 ही वॉज प्रोमोटेड टू सब्सटेंशिप कैप्टन ऑन February 4, 1942। फिर 1947 में हम लोग क्या देखते हैं कि कश्मीर में जब पाकिस्तानी फोर्सेस को पेनिट्रेट करने की कोशिश किया जा रहा था पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, उसको भी इन्होंने बाखूबी से रोकने में सक्षम रहा। फिर यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो एरियल सर्वेलेंस कैरी आउट कर रहे थे कश्मीर के रीजन में, ताकि पाकिस्तानी आर्मी की घुसपैठी को रोका जा सकता है। ही फाउंड पाकिस्तानी आर्मी प्रेजेंस इन कश्मीर हिज सेकेंड मेजर बैटल। तो उनका दूसरा मेजर बैटल आता है 1947 में। उसके अलावा 1971 में उनका तीसरा और सबसे फेमस बैटल उनके लाइफ का होता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उनके लाइफ के आफ्टर मतलब कि जो लेटर लाइफ मतलब कि मिलिट्री लाइफ के बाद क्या होता है कि 1972 में प्रेसिडेंट ने इनको फील्ड मार्शल की अवार्ड दिया और इनको पद्म विभूषण के साथ भी नवाजा कि उनकी जो सर्विस है नेशन के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑन 15 जनवरी 1973। तो 1973 की में इन्होंने रिटायरमेंट लिया आफ्टर ए करियर ऑफ नियरली 40 ईयर्स तक उन्होंने इंडियन आर्मी में अपना टाइम दिया, अपना सर्विस दिया, देश के लिए अपना लाइफ एकदम पूरा लगाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुन्नूर नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर जाके वो सेटल हो गए। ठीक है, वेयर ही हैड सर्व्ड एज कमांडमेंट ऑफ द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज अर्लियर इन हिज करियर। तो वहाँ पर अपने लाइफ में वो उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वहाँ पर एक कमांडमेंट के तौर पर काम कर रहे थे। और रिटायरमेंट के बाद ही वुड गो ऑन टू सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर बहुत सारे कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना, चेयरमैन बनना, अलग अलग पोजीशन में वो रहे हैं। फिर उनको फाइनली 94 ईयर्स के एज में 2008 में हम लोग क्या देखते हैं, उनको निमोनिया के चलते उनको तमिलनाडु में वेलिंगटन में ही उनका देहांत होता है। और हर साल 16 दिसंबर जिस दिन इंडिया की जीत हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसको विजय दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उनका लीगेसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे 16 दिसंबर को विजय दिवस होता है। ठीक है, द देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इशूड ए पोस्टेज स्टैम्प फीचरिंग मानेकशॉ इन हिज फील्ड मार्शल यूनिफॉर्म। तो 2008 में हम लोग क्या देखते हैं, उनका एक पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज किया जाता है। फिर दिल्ली में एक मानेकशॉ सेंटर है जहाँ पर आपका एक इंडियन आर्मी के लिए एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर। फिर यहाँ पर मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े इलाका हैं, 25 एकर्स की लैंडस्केप हैं, और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनाग्रेट किया गया था 2010 में मानेकशॉ सेंटर, तो उनकी लीगेसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके अलावा हर 2 साल में क्या होता है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होता है,
और जहाँ पर पॉलिसी लिया जाता है, अलग अलग पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, टेक्स प्लेस एट दिस सेंटर। कहाँ पर? ये मानेकशॉ सेंटर की बात हो रही है। मानेकशॉ पैरेड ग्राउंड जो है आपका बेंगलोर में, ये भी इनके नाम में ही दिया गया है, ताकि हर साल जब भी ये पैरेड ग्राउंड में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होती है, ये मानेकशॉ जी को एक रेस्पेक्ट के तौर पे याद किया जाता है। अहमदाबाद में शिवरंजनी एरिया में एक है, फ्लाईओवर है उनके नाम का, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं कि एक ग्रेनाइट स्टेचू बनाया गया वेलिंगटन में, मानेकशॉ ब्रिज के बगल में, जहाँ पर वो रहते थे, ऊटी कुन्नूर के बगल में। फिर मानेकशॉ स्टेचू देखा जाता है हमें मैनेकजी मेहता रोड इन पुणे में। तो सैम मानेकशॉ जो है, जिनका हम लोग सैम बहादुर भी बोलते हैं, जो फील्ड मार्शल रहा है, इंडियन आर्मी को 1971 के वार में इन्होंने बहुत फेरोशियसली विक्ट्री के थ्रू इन्होंने लीड किया है। अंडर हिज लीडरशिप द पाकिस्तानी आर्मी वॉज ब्रॉट टू इट्स नीज इन जस्ट 13 days एंड ओवर 93,000 soldiers and government officials surrendered to India. India's victory in the war raised country's national and international status. So this is a broad overview about the life and importance of Sam Bahadur या फिर Sam Manekshaw जी. So this shall be all with respect to today's discussion. If you have any queries or any question, any confusion, please let me know in the comment box. Thank you so much. See you in the next video.